अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था अबाउट द डिफ्यूजन एंड द पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मिसाल के तौर पर हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे। तो उसमें पहला जो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। क्लियर। तो ये सारे 4 प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला वाला जो हमारे पास है वो है एब्जॉर्प्शन। तो असल में एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? एब्जॉर्प्शन का अगर हम माने देखें ना, मीनिंग देख ले, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एब्जॉर्ब होना, जज़ब होना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फार्माकोलॉजी में एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? तो रिमेंबर वन थिंग, एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। अगर आपको रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन याद हो तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी ड्रग क्या हो, एडमिनिस्टर्ड हो। आपने मिसाल के तौर पर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया और वहाँ से जब भी वो एब्जॉर्ब हो, जज़ब हो और किस तरफ जाए, ब्लड स्ट्रीम की तरफ चला जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिंपली जहाँ पे भी आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और जब वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो के ब्लड स्ट्रीम की तरफ आएगा, इसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग होगा फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। हमने ब्लड को, बॉडी क्या करेगी? बॉडी जब आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो वो ड्रग वहाँ से ट्रांसफ़र होगा टूवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम से जो है ना वो जो डिज़ायर एरिया है वहाँ पे जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन की अगर हमने बात कर ली कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन हमारे पास है कि ये इसमें हमारे पास ये जो ड्रग है ये क्या होगा, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम की तरफ चला जाएगा। तो जब ये जाएगा तो इसके दरमियान इसको बहुत सारे फैक्टर्स का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें तो यहाँ पे क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, या वो पॉजिटिव सेंस में हो या वो नेगेटिव सेंस में हो, लेकिन उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग का क्या मतलब है कि हायर लिपिड सॉल्युबल, सो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन रेट। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस भी किया था कि जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि मिसाल के तौर पर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होती है, तो आपने हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल है। तो आपने बताना है कि जो हमारे पास प्रोफेनोलोल है ना, प्रोफेनोलोल, ये हमारे पास क्या है? ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो मेटोप्रोलोल जो है ना, ये हमारे पास क्या है? मेटोप्रोलोल, ये क्या है हमारे पास? ये भी लिपिड सॉल्युबल है। इसके अलावा टिमोलोल, ये भी क्या है? ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा जितने भी बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं ना, जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो ये सारे ड्रग्स क्या होंगे? लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे। लेकिन आपने बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगी, जितने भी कम लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कम होगी। क्लियर? तो फर्स्ट क्या चीज़ आ जाती है? सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब आ जाते हैं aqueous solution rapidly absorb than those given in oily solution, suspension or solid form। क्या मतलब है कि जो aqueous solution होता है ना वो rapidly absorb होता है। क्लियर हो गया? आपने देखा होगा देन दोज गिवन इन ऑयली सोल्यूशन लाइक सस्पेंशन और सॉलिड फॉर्म। अगर हम देख ले तो आपने अगर देखा होगा जो सिरप वगैरह होती है उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है? जल्दी हो जाती है, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म के जो ड्रग्स होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन वो स्लोली होती है। तो रिमेंबर वन थिंग, जो एक्वस सोल्यूशन में ड्रग्स होते हैं ना उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी? उसकी एब्जॉर्प्शन तेज़ होगी बनिस्बत ये कि अगर वो ऑयली सोल्यूशन में दिया जाए।
अच्छा, इसके अलावा इसकी अगर हम सिंपल बात करें ना, तो आपने ये बताना है कि ये जो लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, तेज़ होगी, अदर देन जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, टैबलेट्स या कैप्सूल। क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म होता है ना वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो टैबलेट्स और कैप्सूल वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का क्या मतलब है कि जब भी एक ड्रग पे चार्ज बहुत ज़्यादा होगा उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ग्रेटर द आयनाइजेशन सो लेस द एब्जॉर्प्शन। अच्छा, लिपिड सॉल्युबल आर इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इन द क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्या होंगे, अनआयनाइज्ड फॉर्म में होंगे और ये रेयरली एब्जॉर्ब होंगे। अच्छा, water soluble drugs are in ionized form, can be absorbed very small molecules, can be absorbed and they are very smaller in molecular molecular size में ये small होते हैं। एंड वाटर soluble drugs जो है ना वो आयनाइज फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी आयनाइज फॉर्म में ड्रग्स होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन अगर हम आयनाइज्ड फॉर्म की बात करें और अनआयनाइज्ड की बात करें तो मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन में फ़र्क है। अब आयनाइज ड्रग की एग्जांपल कौन कौन से है, तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो जो हमारे पास एटिनोलोल है, एटिनोलोल क्लियर हो गया। इसके अलावा नेडोलोल, नेडोलोल हो गया। और इसके अलावा अगर हम सोटालोल की बात कर ले तो ये क्या है, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है। क्लियर हो गया। तो ये बातें आपने, ये सिंपल सी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या इफेक्ट करेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन पे, सॉल्युबिलिटी जो है ना वो क्या इफेक्ट करेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब पीएच का जो इफेक्ट है ना ये क्या होगा, तो रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर अवेलेबल एज वीक एसिड आर वीक बेसिस। Clear? Acidic drug release proton causing a charge anion to form. Weak bases can also release hydrogen plus ion. Protonated form of basic drug is usually charged. अब इसका सिंपल मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितने भी वो ड्रग जो वीक बेसिस होते हैं, वीक बेसिस के जितने भी ड्रग्स होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, वो फास्टर होगी। क्लियर हो गया ना। रिमेंबर वन थिंग, जो ड्रग्स वीक बेसिस होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, फास्टर होंगी, बिकॉज द बेसिक सब्सटेंसेस कांट बी आयनाइज इन द बेसिक मीडियम। ये बात आपने याद रखनी है। एक और बात ये आप याद रख लो कि मिसाल के तौर पर जो हमारे पास एसिडिक ड्रग होते हैं तो उस पर जो है ना मतलब वो हमारे वीक बेसिस जो होते हैं तो उस पर चार्ज की जो है ना वो बहुत कम होती है, आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो जो वो अनचार्ज सब्सटेंसेस होते हैं ना तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, वो इजीली पास आउट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर है ना। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो मिसाल के तौर पर एक ड्रग है तो वो वीक बेस है। तो वीक बेस का क्या मतलब है कि ये अनचार्ज है। क्लियर। तो ये अनचार्ज है तो ये इजीली यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वगैरह होते हैं वो अनचार्ज होते हैं, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो वीक बेसिस वाले ड्रग्स होते हैं वो फास्टर एब्जॉर्ब होंगे देन एसिडिक ड्रग। जो एसिडिक ड्रग होते हैं उस पर चार्ज आयनाइन की जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से वो पास आउट नहीं होते। अब यहाँ पे अगर हम वीक बेसिस की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे बात हो रही है, तो वीक बेसिस की जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टर होगी फ्रॉम द इंटेस्टीन। इंटेस्टीन से ये होगा ना, इंटेस्टीन से ये एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है। अब इसके लिए अगर हम स्पेसिफिक पीएच की बात करें तो पीएच हमारे पास है 7.50 to 8। इस पीएच वाले जितने भी होते हैं ना तो मतलब ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ये ड्रग प्रिपेयर किस तरह से हुआ है। सो सोल्यूशन आर बेटर एब्जॉर्बन देन सस्पेंशन। अब सोल्यूशन जितने भी होते हैं ना वो इजीली क्या हो जाते हैं,
वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये भी एक बात है कि मतलब सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। तो रिमेंबर वन थिंग, सोल्यूशन क्या होती है जिसमें द सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर इन द सॉल्वेंट आर इवनली मिक्स्ड एंड सो स्मॉल दैट यू कांट सी देम। वो सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? सोल्यूशन असल में ये कि मिसाल के तौर पर जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सॉल्वेंट में इस तरह से मिक्स्ड होते हैं कि वो उसमें नज़र भी नहीं आते। क्लियर है ना? तो सोल्यूशन क्या है कि जब भी सल्यूट पार्टिकल जब भी कोई सॉलिड में इस तरह मिक्स हो जाए और वो इतने स्मॉल हो कि उसमें नज़र ना आए, तो इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। अब सस्पेंशन क्या चीज़ है? सस्पेंशन ये है कि वो जब भी सल्यूट के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, वो इस तरह मिक्स नहीं किए जाते जिस तरह सोल्यूशन में होते हैं, तो वो उसमें नज़र आते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ये गाढ़ापन उसमें प्रेजेंट होता है, तो कभी कभार आपको वो सल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, सल्यूशन में जो सल्यूट की साइज़ है वो बहुत स्मॉल होती है, तो उसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन भी तेज़ होती है। और जो सस्पेंशन होती है, उस सस्पेंशन में स्मॉल साइजेस के सल्यूट नहीं होते, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो सल्यूशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो सस्पेंशन से तेज़ है। स्मॉलर द पार्टिकुलर साइज ऑफ द पाउडर दैट मोर एफिशिएंट देयर एब्जॉर्प्शन। वही बात हो रही है कि जितने भी सल्यूट की जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है उसकी साइज़ कम होगी, तो उससे एब्जॉर्प्शन तेज़ होगा। अच्छा, इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि आप कौन से रूट से इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसका भी असर हो सकता है एब्जॉर्प्शन में। तो रिमेंबर वन थिंग, पेरेंटल रूट्स इज़ रैपिड देन द ऑरल रूट्स। जो पेरेंटल रूट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आप आईएम यूज़ कर रहे हैं, तो आईएम में क्या होगा? इंट्रामस्कुलर जो आप यूज़ कर रहे हैं मसल से डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा टूवर्ड्स दी ब्लड। क्लियर है? और अगर आप ओरली यूज़ करें, तो ओरली में क्या होगा कि वो पहले जो है ना स्टमक की तरफ जाएगा, और स्टमक से फिर जो है ना इंटेस्टीन की तरफ, और इंटेस्टीन से वो लिवर की तरफ जाएगा। लिवर में उस पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये इसमें टाइम लगेगा। तो मतलब क्या है कि जो पेरेंटल रूट्स है, जो हम इंजेक्शंस और सिरिंजेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या है? वो ज़्यादा है देन दी ओरल रूट। अच्छा, इंट्रामस्कुलर रूट इज़ रैपिड देन द सबक्यूटेनियस रूट। अब ये पेरेंटल में बात हो रही है कि अच्छा, अगर पेरेंटल रूट्स है, तो पेरेंटल रूट्स में कौन सा पेरेंटल रूट इस तरह है कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड है। तो सबक्यूटेनियस रूट वो रूट जिसमें हम सिरिंज को सबक्यूटेनियस लेयर में लगाते हैं। क्लियर है? इंजेक्शन को हम इंसर्ट करते हैं इन द सबक्यूटेनियस लेयर। और इंट्रामस्कुलर रूट वो है जो हम ग्लूटस और ये सारा कुछ जो है ना करते हैं। तो intramuscular route is rapid then from the subcutaneous route। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन में। अच्छा, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग एंड लोकल ब्लड फ्लो। सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि ग्रेटर द सरफेस एरिया लार्जर विल बी द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब। जितनी भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, उतनी ही ड्रग की एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगी, और बहुत ज़्यादा ड्रग जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ग्रेटर विल बी द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मतलब है कि जितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ज़्यादा होगा, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा। मतलब क्या है कि जितना आप ज़्यादा ड्रग देंगे, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होगा ताकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा हो। क्लियर? अब आ जाते हैं लोकल ब्लड फ्लो की तरफ। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लोकल ब्लड सर्कुलेशन। क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपने इंट्रामस्कुलर ड्रग लगाया है, या आपने ओरली ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है, तो मिसाल के तौर पर आप स्टमक से या इंटेस्टीन से यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ना, लोकल ब्लड फ्लो, वो कम है। क्लियर? तो अगर लोकल ब्लड फ्लो यहाँ पे कम है, तो यहाँ से जो ड्रग एब्जॉर्ब होगा उसकी एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ेगा। तो ये क्या बता रहे हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लोकल ब्लड फ्लो, लोकल ब्लड सर्कुलेशन। लोकल ब्लड सर्कुलेशन अगर ज़्यादा होगी,
तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग जो है ना वो ज़्यादा होगा। लोकल ब्लड सर्कुलेशन कम होगी तो हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी गिरेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। जो गट से एब्जॉर्प्शन को मॉडिफाई करेगा, जो फैक्टर उसको मॉडिफाई करेंगे वो कौन कौन से हैं। सो हमारे पास एक है मोटिलिटी ऑफ द गट, हेल्प्स इन डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट्स, इंक्रीज द मोटिलिटी, आल्सो इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो मोटिलिटी वगैरह है ना, मोटिलिटी ऑफ गट का क्या मतलब है, आपने ये सारा कुछ देखा होगा कि जिस तरह वो पेरास्टालसिस मूवमेंट वगैरह होते हैं ना हमारे जो हमारी एसोफेगस हो गई, और इसके अलावा जो हमारे पास ये स्टमक और ये सारा कुछ जो है ना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में हमारे पास जो मोटिलिटी होती है, जो हमारी जो हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ द फूड, क्लियर है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोटिलिटी ऑफ द ड्रग। तो मोटिलिटी ऑफ ड्रग क्या करती है, ये डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट्स आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो वो उसको डिसॉल्व करती हैं। इंक्रीज द मोटिलिटी एंड आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितनी मोटिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही टैबलेट डिसॉल्व होंगे, और जब टैबलेट डिसॉल्व होंगी तो एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होगा। पीएच ऑफ द गट, पीएच ऑफ द गट का क्या मतलब है कि गट का जो आपका पीएच है वो क्या होगा। सो वीक एसिड आर मोस्टली अनआयनाइज्ड इन एसिड मीडियम बेटर एब्जॉर्ब। क्या मतलब है कि जो हमारे पास वीक एसिड है आर मोस्टली अनआयनाइज्ड इन एसिड मीडियम। आपका जो स्टमक है उसमें एसिड मीडियम है ना, इन्वायरमेंट जो है ना वो एसिड इन्वायरमेंट है। तो क्या मतलब है कि जो वीक एसिड होते हैं ना, जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होंगे, वो तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं इन द एसिड मीडियम। जो एसिड इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड होगा तो वो अनआयनाइज्ड हो जाएंगे। तो जब भी वो अनआयनाइज्ड होंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, बेटर एब्जॉर्प्शन। वीक बेसिस आर अनआयनाइज्ड इन अल्कलाइन मीडियम। जो जब उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड होगा तो वो क्या होंगे, अनआयनाइज्ड हो जाएंगे और वो बेटर एब्जॉर्प्शन होंगे। क्लियर है। तो अगर आप वीक बेस को एसिड मीडियम में रखेंगे तो वो क्या होगा, वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो अफेक्ट करेगी। इस तरह से अगर आप वीक एसिड को अल्कलाइन मीडियम में रखेंगे तो इससे भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ख़राब हो सकती है। अच्छा, डिज़ीज़ कंडीशन, अगर आपको कोई डिज़ीज़ वगैरह हो गई है तो फिर उसमें एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। सो डिज़ीज़ कंडीशन इफ़ेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपकी बॉडी का जो है ना नॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं चल रहा। क्लियर है। तो अगर नॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं चल रहा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस का क्या मतलब है कि अगर आपने खाना खाया हुआ है या आपने कोई और चीज़ की इनटेक की हुई है तो अगर अदर सब्सटेंसेस वहाँ पे प्रेजेंट है गट में तो उससे भी एब्जॉर्प्शन की जो रेट है उसमें इफ़ेक्ट आ सकता है। अच्छा, प्लाज्मा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपने जो है ना वो स्टडी किया होगा, बेसिक में हमने ये डिस्कस किया था कि द टाइम इट टेक फ्रॉम द प्लाज्मा कंसनट्रेशन और द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस बाय 50%। जो 50% से ड्रग जो है ना वो रिड्यूस हो जाए, उसको हम जितने टाइम में वो रिड्यूस हो जाए उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग डिपेंड्स ऑन द क्लियरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिपेंड करेगा कि क्लियर कितने टाइम में हो रहा है और जो ड्रग है ना वो कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंट्रावीनियस एडमिनिस्ट्रेशन इफ मैक्सिमम कंसनट्रेशन इज 16 mg एंड द हाफ लाइफ इज 2 hours, आफ्टर 2 hours 8 mg विल बी लिफ्ट एंड सो ऑन। वही मतलब है जो हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि अगर 16 mg है और 2 घंटे बाद जो है ना दो घंटे इसकी हाफ लाइफ है, तो 2 घंटे बाद हमारे पास कितनी mg जो है ना वो रह जाएगी, 8 mg जो है ना वो लेफ्ट कर जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये प्लाज्मा हाफ लाइफ भी डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पे। फैक्टर अफेक्टिंग हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ हमारे पास क्या है कि हाफ लाइफ क्या चीज़ होती है, हाफ लाइफ में हमारे पास कौन कौन से ऐसे हैं जो हाफ लाइफ को अफेक्ट करती है। सो फैक्टर अफेक्टिंग हाफ लाइफ आर द क्लियरेंस डिक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिक्रीज जो है ना वो क्लियरेंस डिक्रीज मतलब वो क्लियर नहीं हो रहा, ड्रग क्लियर नहीं हो रहा बॉडी से, तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। क्लियर। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी जल्दी हो रहा है तो हाफ लाइफ कम होगा, अगर नहीं हो रहा तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगा।
क्लियर हो गया। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है रिलेटेड टू दी फार्माकोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ किसे कहते हैं? सो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हमारे पास है कि द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ or terminal half-life of a substance is the time it takes from a substance to lose half of the pharmacological, physiological and radiological activity। मतलब क्या है कि वो टाइम जिसमें हमारे पास वो हाफ जो सब्सटेंसेस है वो लॉस कर सके, इसको हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। असल में यहाँ पे बेसिक टर्म्स है, इसके बाद बायो अवेलेबिलिटी भी आएगी कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन को ख़त्म किया, लेकिन ये कुछ टर्म्स आपको याद होने चाहिए। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है कि द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट आर the percentage of administered drug that reaches the systemic circulation in chemically unchanged form. Thus, by the definition of a drug that is administered by intravenous route has 100% bioavailability। मतलब ये है कि जब भी आप ओरली एक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो यहाँ इंटेस्टीन से जो है ना पोर्टल सर्कुलेशन और ये इसके ज़रिए कहाँ जाती है, वो लिवर की तरफ आ जाती है। तो लिवर में क्या होगा, लिवर में इस पे एक इफ़ेक्ट होगा, जिस वैसे इसको हम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल अल्फाज में कह देते हैं, लेकिन एक इफ़ेक्ट होगा जिसको हम फर्स्ट पास इफ़ेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में क्या होगा, कुछ पार्ट जो है ना वो इससे रिमूव हो जाएगा और लिवर से फिर जो है ना ये सर्कुलेशन की तरफ जो ब्लड जाएगा, सॉरी जो ड्रग जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग कहते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये क्या है कि द परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, वो एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो रीच कर सके सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ और उसमें कोई केमिकली चेंज ना किया गया हो। और यहाँ पे आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द इंट्रावीनियस रूट है ना, वो क्या है, 100% है। क्यों? क्योंकि वो लिवर को बाईपास करता है, वो डायरेक्टली जो है ना सर्कुलेशन की तरफ एडमिनिस्टर्ड होता है। अच्छा, ये आप देख लें, ये क्या है कि ड्रग एडमिनिस्टर्ड IV इंटर डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ आपने इसको जो है ना एडमिनिस्टर कर दिया, ये डायरेक्टली क्या होगा, ये बॉडी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऑरल कर दें तो ड्रग एडमिनिस्टर्ड ऑरली आर फर्स्ट एक्सपोज टू द लिवर एंड मे बी एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज बिफोर रीचिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपने यहाँ पे ड्रग दे दिया, वो यहाँ से आएगा लिवर की तरफ, यहाँ इस पे मेटाबॉलिज्म होगा और फिर उसके बाद जो है ना ये रेस्ट ऑफ द बॉडी को मिलेगा। क्लियर हो गया। मिसाल के तौर पर आपने मिसाल के तौर पर 100 mg का ड्रग जो है ना वो आपने खाया था और वो 70 mg जो है ना वो यहाँ से अवेलेबल हो गया रेस्ट ऑफ द बॉडी को। तो ये 70 mg हमारे पास क्या है, ये बायो अवेलेबिलिटी है। क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला जो हमारे पास है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप किस रूट से जो है ना इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, यही वो बात हो रही है कि व्हेन अ ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस GIT इट एंटर्स द पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इफ द ड्रग इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर द अमाउंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग दैट गेन्स एक्सेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज डिक्रीज्ड। वही बात, एब्जॉर्प्शन जो है ना वो इफेक्ट करती है बायो अवेलेबिलिटी को। अगर आपने ड्रग खाया है लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, तो मतलब बायो अवेलेबिलिटी कहाँ से आई। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग का क्या मतलब है कि हाइड्रोफोबिक ड्रग विल एब्जॉर्ब मोर, सो बायो अवेलेबिलिटी विल बी मोर। जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं ना, हाइड्रोफोबिक आप जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक ये कि मतलब जो आपने देखा हो ना कुछ ड्रग्स हमारे पास इस तरह के होते हैं कि मतलब वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो जो है ना पुअरली सॉल्युबिलिटी इन वाटर उसकी जो है ना वो बहुत होती है। तो हाइड्रोफोबिक ड्रग विल एब्जॉर्ब मोर, सो बायो अवेलेबिलिटी विल बी मोर। जितने भी हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं वो क्या होंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अच्छा, chemically unstable, instability, some drugs are unstable in pH of the gastric content। कुछ ड्रग इस तरह के होते हैं कि जब हमारी जो गैस्ट्रिक कंटेंट का जो pH है ना वहाँ पे वो अनस्टेबल होते हैं।
अदर आर डिस्ट्रॉयड बाय द जीआईटी एंड डिग्रेडेटिव एंजाइम। कभी कभार इस तरह होता है कि आप ड्रग को जो है ना एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू ओरल रूट, और वहाँ पे जो डिग्रेडेटिव एंजाइम जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आपका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ख़राब हो जाता है। प्रैक्टिकल साइज, स्मॉलर द पार्टिकल साइज मोर एब्जॉर्प्शन विल बी देयर। ये आसान बात है कि जब भी आपकी साइज़ ऑफ द पार्टिकल कम होगी उसकी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगी। तो ये भी कुछ फैक्टर्स है बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।